और आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र जी मोदी जी की प्रधानमंत्री पद पर रहते जो उपलब्धियां हैं वो किसी से कम नहीं है। और आज देश का जो सर्वोच्च सम्मान है विश्व में, वो मोदी जी की वजह से पूरे देश का सम्मान और बढ़ा है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश के लोग, हमारे बंधु बांधव जो आजादी के कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पहले वो भारतीय ही कहलाते थे, भारतीय ही थे, लेकिन देश का बंटवारा होने के कारण से बहुत सारे गरीब लोग वहां रह गए जो धन की कमी होने के कारण से हमारे वर्तमान भारत देश में नहीं आ पाए और उसके कारण से उनको बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ रही। उनको लूट लिया जाता था, उनकी बच्चियों के सामने, बच्चियों के साथ माँ बाप के सामने बलात्कार किए जाते थे, कई बार घर जला दिए जाते थे। भगवान का नाम लेना भी उनके लिए ऐसा होता है अपराध कर रहे हो, ऐसे लगातार हो रहे थे। और उनकी हत्याएं होते होते 20% से लगभग 1% रह गए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। वो जब परेशान होकर के हिंदुस्तान की धरती में आना चाहते थे तो उनको ये कह करके लौटा दिया जाता था या मार दिया जाता था कि आप पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, वहाँ के बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बेचारे वो सब फिर संकट सहते थे। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा जिस भारत देश में विश्वास रखते हैं, भारत माता मां मानते हैं, उसके प्रति सम्मान है, और जो दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं, विशेषकर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनके लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता देने का कार्यक्रम लगातार जारी है। उनके साथ अब वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा हम जैसे भारतीयों के साथ होता है। और वो लोग कौन थे? वो गरीब लोग थे। विशेषकर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे। मेघवाल, बेरवा, कोली, खटीक, रेगर, वाल्मीकि, सांसी, मोची, कालबेलिया, ऐसे अनेक प्रकार के छोटी छोटी जातियों के लोग थे जो बहुत प्रहार सह रहे थे विधानियों के। वो आज यहाँ स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री की है, जिसको हमने नाम दिया है, आप देखो सीसीए, वही है जिसको सीसीए कहते हैं। हमारे देश में कोरोना नाम की बीमारी आई और मोदी जी ने कहा भी है ये तो ट्रेलर है, अब असली फिल्म देखना बाकी। अब इस चुनाव के बाद अब असली फिल्म चालू होगी, जिससे देश का नक्शा ही बदल जाएगा। इसलिए आप सब लोग इसका इंतजार करें कि देश में अब क्या क्या होने वाला है। समान नागरिक आचार संहिता भी जल्दी आने वाली है। वह दिन दूर नहीं जब कोई 4 बीवियां रख करके 25 बच्चे पैदा करेगा। वह कानून आने के बाद संभव नहीं होगा। अब वह भी नहीं होगा कि अल्पसंख्यक के आधार पर अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी, संभव नहीं होगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा गलत कर करके देश में विघटन पैदा करने की जो कोशिश की थी कांग्रेस ने, अब नहीं चलेगी। जबकि ये था किसी भी प्रदेश में कुछ परसेंटेज था, 10% या 6% कुछ ऐसा है, उससे कम जनसंख्या होगी उसको ही अल्पसंख्यक मानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस का बेवकूफपना देखिए, जहां पर 100% अल्पसंख्यक है वो है
जो इनकी तथाकथित परिभाषा के अनुसार 100% अल्पसंख्यक है, वहां भी उनको अल्पसंख्यक माना जा रहा है, जबकि वो बहुसंख्यक माना जाना चाहिए था। गलत तरीके से गलत परिभाषा खड़ करके इस प्रकार का यत्न किया गया और देश का बहुत बड़ा धन लुटाया गया। अब वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि समान कानून समान आचार संहिता होगी, नागरिक आचार संहिता होगी, तो फिर चलने वाला नहीं। मित्रों, आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि 2014 के पहले इस देश में जो टोटल टैक्स इकट्ठा होता था और जिसको सामान्य भाषा में करें सरकार को आमदनी होती थी, वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए थी। अभी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो केवल जीएसटी है, अन्य सारे मिला दें तो मेरा अनुमान है लगभग 35 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे हैं सरकार के खजाने में। तो प्रश्न ये उठता है वो 30 लाख करोड़ रुपए कौन खा रहा था? और ये दिक्कत तो महंगाई बढ़ गया तो पैसा इतना नहीं होगा, तो कम से कम वो 25 लाख करोड़ तो होगा। तो 25 लाख करोड़ रुपए को कौन खा रहा था? ये कांग्रेस के लोग उन 25 लाख करोड़ रुपए को डकार रहे थे। यानी इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी विश्व के किसी भी देश में नहीं होगी। जितने भ्रष्टाचारी इस कांग्रेस ने किया है, यानी हमारी जनता का 25-25 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये खा गए। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं इनके लिए, डकैतों के लिए, चोरों के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए? इससे बड़ा उदाहरण हमारे पास नहीं। मित्रों, हमारे लाखों युवा लोग हैं, उनका भविष्य अंधकार में किया इन्होंने। मैंने पहली बार सुना कि बिल्ली को दूध की रखवाली रखी जाती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जिसमें राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नाम से उनका सदस्य कर करके और जिसमें पेपर रखे जाते थे, उस स्ट्रांग रूम की चाबी उनको दे दी ताकि वो स्ट्रांग रूम में पेपर रखे तो निकाल करके बेच दें। कांग्रेस के लिए, अशोक जी गहलोत के लिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी के लिए करोड़ों रुपए कमा ले। अब आप देख रहे हैं ईडी और जिनका एसओजी ग्रुप है, उसकी सुई अब इनकी तरफ घूम रही है। छोटी छोटी मछलियां पकड़ में आ गई है, अब ये बड़े बड़े मगरमच्छ भी जाल में फंसेंगे, जेल जाएंगे गहलोत साहब, डोटासरा साहब, और ये कहेंगे हमें राजस्थान की जेल में मत रखो क्योंकि हमको डर लगता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा, इनको तिहाड़ जेल में डालें, जहां पर केजरीवाल जी के साथ मिलकर के ये सब षड्यंत्र रचते रहे कि भारतीय जनता पार्टी से आगामी 5 साल बाद जो चुनाव आएंगे उसमें कैसे जीता जा सकता है, ये अपनी योजना बनाते रहेंगे। इस प्रकार का षड्यंत्र करने वाले हैं। मित्रों, कांग्रेस ने जो कुछ कहा उससे पूरा देश शर्मिंदा है। वो भी देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, कि हमारे आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये कहा जा सकता था कि हमारे आर्थिक संसाधनों पर हमारे पहला हक देश के गरीबों का है, तो मैं समझता हूं अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आपको ध्यान होगा, सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 प्रस्तावित था, सोनिया गांधी जी ने ड्राफ्ट करवाया था। जो ड्राफ्ट था या मसौदा था, उसमें क्या उल्लेख था कि 2 ग्रुप होंगे, एक अल्पसंख्यक, एक बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक यानी मैक्सिमम मुसलमान, बहुसंख्यक यानी हिंदू।
यदि मुसलमान और हिंदू में आपस में सांप्रदायिक दंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, और वो हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भट्टी में झोंक देते हैं, वो कुछ भी अपराध करें तब भी उसमें दोषी अपराध करने वाला मुसलमान नहीं होगा, उसमें दोषी हिंदू ही कहलाएगा और हिंदू को ही दंडित किया जाएगा। और यदि कोई अधिकारी हिंदुओं को पक्ष लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि वहां की स्टेट गवर्नमेंट हिंदुओं के खिलाफ बोलती है, उनका पक्ष लेती है और मुसलमानों का पक्ष नहीं लेती है, तो उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था मेरे जीवन में, लेकिन मैं 2011 का जो मसौदा पढ़ा और देखा सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि देश को किस प्रकार से गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा था, आतंकवादियों को गिरवे रखने का षड्यंत्र चल रहा था, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र चल रहा था, इस देश को मटिया मेट करने का षड्यंत्र चल रहा था। और इस प्रकार का कानून लाने का प्रयास करने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते, वो देश के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन हैं जिस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते थे। आज उन्हीं की पार्टी से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम तो ईमानदार हैं। क्या 25 लाख करोड़ रुपए इस देश का हर साल खाने वाले लोगों की पार्टी के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ने वाले लोग ईमानदार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये वो पार्टी है कांग्रेस, देश के आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। यानी आतंकवादियों को सहयोग करने वालों को हम देशभक्त कैसे कह सकते हैं? आतंकवादियों का सहयोग करने वाले लोग आतंकवादियों के ही भाई हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं देश के खिलाफ। मित्रों, बातें तो बहुत है, लेकिन आपके पास इतना समय भी नहीं होगा और इतनी जगह भी नहीं होगी। सवाल का जवाब AICC के प्रवक्ता आए हुए थे। मैं निवेदन करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब हमारे संभाग प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी दादी हमारे मध्य हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि पत्रकारों के जो भी सवाल हैं